नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। दो टूक में आज बात निगम चुनाव की। निगम चुनाव में नामांकन का आखिरी घंटा चल रहा है। कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले तो बीजेपी ने एक दिन पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जल्दी जल्दी नामांकन को निपटाया जा रहा है। पार्टियां ये कहकर पल्ला झाड़ रही हैं कि उन्होंने मंथन के बाद जिताऊ उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि अपने चहेतों को टिकाने के चक्कर में, विधायक से लेकर एमपी तक को संतुष्ट करने के चक्कर में यह सब कुछ हुआ है। आज हम इसी मुद्दे को दो टूक में उठाने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़ी पार्टियां इस चुनाव को सीरियसली नहीं लेती या फिर इस चुनाव में भी सबकी संतुष्टि वाली सियासत काम करती है। दो टूक में बहस की शुरुआत करें उससे पहले आप खाचरियावास जी को सुन लीजिए। बार जितना भी काम हुआ है वो सबको विश्वास में लेकर किया गया है। 8 एमएलए बैठे, प्रदेश के पदाधिकारी या कोई भी कांग्रेस का नेता जो बात करना चाहता था उनको बुलाया गया, उनसे डिस्कस किया गया, उसके बाद टिकट बांटे गए। इस बार जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट सोच समझ कर जारी की गई और इसलिए जारी की गई है कि किसी भी कीमत पर हम वोट जीतें, जनता की भावनाओं पर खरे उतरें। तो अब सवाल यह उठता है आज दो टूक के अंदर कि दोनों ही पार्टियां इस कश्मकश में क्यों थी, क्यों फोन करके नामांकन दाखिल करवाए जा रहे थे, क्यों एक दूसरे की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्या सर्वे नहीं किया गया निगमों के अंदर, क्या यह जानकारी नहीं जुटाई गई कि कौन सा कैंडिडेट पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार है, किस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा पार्टी के लिए काम किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर पैनल मौजूद है। आर तिवारी साहब, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुकेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आशीष चतुर्वेदी बीजेपी से। सबसे पहला सवाल मेरा तिवारी जी आपसे है, फोन करके आप नामांकन भरवा रहे हैं, लिस्ट आनी चाहिए। आमतौर पर औपचारिकता यह रही है या परंपरा कही जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, नामों की सूची जारी की जाती है और इसके लिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी होती है। अब वही शख्स नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं जिनके पास फोन आ रहे हैं। असंतोष भी जो है वो जबरदस्त नजर आ रहा है दोनों ही पार्टियों में। आसिफ भाई, कांग्रेस में इस समय हमारे हर वार्ड में, आप ये कह रहे हो कि हमने क्या सर्वे नहीं किया, हमको क्या ये पता नहीं है कि किस आदमी ने कितना काम किया। हालात ये है कि हमारे लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी ने जब से ये उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई है, आपको याद होगा कि पिछले नगर निगम में हमारे उम्मीदवार थे 90 और अब की बार जननायक मुख्यमंत्री जी ने तीनों बड़े शहरों में जो 6 नगर निगम के चुनाव है वहां पर हमने वार्डों की संख्या बढ़ाई है, जनप्रतिनिधियों को हमने मौका देने का ज्यादा काम किया है। अब की बार 2 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, हमारा कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहता और हर वार्ड में मारामारी थी और इसीलिए हमको लग रहा था कि एक एक वार्ड में 5-5, 7-7 आदमी ऐसे कद्दावर साथी थे, उनमें से हमको चयन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए लगा कि हमको अगर चुनाव लड़ना है तो अनुशासन वाली पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ना है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसको हम कहेंगे वो चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने जाएगा और उसी रणनीति के तहत ये एक हमारी रणनीति थी कि हमारे बीच में आपस में सामंजस्य भी बना रहे और हम खुद जो दिल्ली से हमारे पर्यवेक्षक आए, हमारे राजस्थान के खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हमारे 8 विधानसभा के हारे जीते साथी रहे, लोकसभा की प्रत्याशी रही, संगठन ने मिलकर के जो कुछ मंथन किया उसमें से अमृत निकला है। इसमें हमारे यहाँ कोई आपस में गलतफहमियां नहीं है। हमने ठीक है, ये आपने रणनीति के तहत किया है और जो बेस्ट उम्मीदवार था वो आपने चुना है। बावजूद इसके असंतोष भी देखा गया। आशीष चतुर्वेदी, सहमत हैं आप तिवारी साहब से कि ये एक रणनीति के तहत किया गया? आपकी लिस्ट का इनको इंतजार था, आपकी लिस्ट आने के बाद में इन्होंने बेस्ट कैंडिडेट उस नगर निगम के लिए चुना है। अगर बेस्ट चुना है तो फिर इतना विरोध क्यों हुआ? आशीष जी। आसिफ जी, जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात है जी, तो उन्होंने किस आधार पर तय किया उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं जी। अब ये अमृत निकाला इन्होंने या विष निकाला है तो परिणाम से पता पड़ जाएगा जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपनी लिस्टों को निकाला है
और विधानसभा वाइज नहीं निकाला है। हमारे यहाँ विधानसभा की जागीर नहीं होती है। इनके यहाँ कांग्रेस में तो क्या होता है कि विधानसभा में अगर एमएलए है तो उसकी जागीर है, नहीं तो हारे हुए प्रत्याशी की जागीर जयपुर होती है। की सड़कों पर आपकी जागीरी नजर आ रही है आशीष जी। पूरे राजस्थान के अखबार छपे पड़े आपकी जागीरी के मामले में। लगातार आपके यहाँ विद्रोह चल रहा है। हमारे ऐसा विद्रोह नहीं आशीष चतुर्वेदी जी। आप मुझे सुनिए पहले मेरी को आशीष जी अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, देखिए ऐसा है, जहां तक हमारी बात है, हमने जोधपुर नगर निगम की शनिवार शाम को लिस्ट निकाली, उसके बाद कोटा की निकाली, उसके बाद जयपुर की निकाली और निगम वाइज निकाली है। उसके पहले पार्टी ने मंडल अध्यक्षों से मंडलों के प्रभारी की नियुक्ति की है कि हर मंडल में ये प्रभारी रहेगा। उसके पास 10-10 वार्डों की जिम्मेदारी थी। जिलाध्यक्ष से रिपोर्ट मंगाई है, एमएलए से कैंडिडेट्स के नाम मांगे हैं, सांसद ने अपने नाम दिए। तो हमारी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें तो कांग्रेस हमसे कंपेयर कर ही नहीं सकती है। तो हमने तो सर्वे के आधार पर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर जो हमको लगता था जिताऊ उम्मीदवार है, मिस कॉल पार्टी भी संगठनात्मक ढांचे की बात करती है। आश्चर्य की बात है, जब मिस कॉल से आपके यहाँ पार्टी का सदस्य बन जाता है, आपके यहाँ ढांचागत पार्टी है। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी बात पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। देखिए ठीक है, तो हमने उस आधार पर टिकट दिए आसिफ जी। हमें पूरा विश्वास है। देखिए क्या है कि हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी तक 2003 से लेकर के 2018 तक देखे तो ट्रेंड ये रहा है कि जिसकी सरकार रहती है वही पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है और वही पार्टी नगर निगमों के चुनाव जीतती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस ट्रेंड को 2019 के लोकसभा में धाराशायी किया है। हमने विधानसभा में हारने के बावजूद भी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती हैं। और अभी जो चुनाव हुए पहले, उसमें 3 नगर निगमों में से 2 नगर निगमों में हम बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया है, बीकानेर में और उदयपुर में। तो कांग्रेस वहां पर भी हारी है और आने वाले इनमें 6 निगमों में भी कांग्रेस हारने जा रही है। ये तो बेसिकली चुनाव टाल ही रहे थे। आप चिंता मत करो, हम हारेंगे या जीतेंगे 1 तारीख के बाद का इंतजार करो, अभी से भविष्यवक्ता मत बनो। तिवारी जी, आशीष जी मेरी बात सुनिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। मुकेश जी हमारे साथ लगातार बने। मुकेश जी, आपने भी देखा कि जो इन निगम के चुनाव के अंदर जो इस बार मेयर बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अलग तरीके की अपनाई गई है। जो टिकट बांटे गए, उम्मीदवारों को सीधा फोन किया जा रहा है, आप जाकर नामांकन दाखिल कीजिए। और दोनों ही पार्टियों में, बात कांग्रेस की नहीं है या बीजेपी की अकेली बात नहीं है, दोनों ही में उन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया जो वहां पर ज्यादा डिजर्व करते थे। एमपीज की इसके अंदर ज्यादा चल रही है, एमएलएज की ज्यादा चल रही है। तो इस तरीके के चुनाव के अंदर कैसा मेयर निकलकर सामने आएगा? क्योंकि नगर निगम जो होता है किसी भी महानगर की लाइफलाइन होती है। देखिए, अब कैसा मेयर निकल के आएगा ये कहना तो फिलहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं दोनों पार्टियों में, एक बेसिक डिफरेंस जो देखने को सामने आ रहा है कि बीजेपी ने जो है वो अपने जो उनका मातृ संगठन है आरएसएस, उससे जुड़े हुए लोगों को पे ज़्यादा भरोसा किया है। जैसे कि आज पता चल रहा है, अखबारों में भी आया है और लोगों से भी बातचीत हो रही है, उन्होंने एबीवीपी और उसके अलावा जो दूसरे संगठन हैं, जो आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए जो सक्रिय लोग रहे हैं उन पे ज़्यादा भरोसा जताया है, बजाय पुराने जो उनके पार्षद थे उन पर। उनके यहाँ एक इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के मुकाबले जो बीजेपी का क्या मतलब आरएसएस का है, वो बीजेपी तो उनका एक अंग है, उनके पास संगठन की जो ताकत है वो ज़्यादा बेहतर है, सुनियोजित है पूरे शहर के अंदर। एक उनके पास एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता है और वो जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सत्य है कि उनके यहाँ जो कवायद की गई है वो बेसिकली संगठन को सर्वोपरि मानकर की गई है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में संगठन नाम की वास्तविक तौर पे धरातल पे कोई चीज़ नहीं है। संगठन के हिसाब से अगर कोई काम होता तो जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं, रात को कैंडिडेट्स को फोन पे बुला के दिए गए। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। संगठन के बिना ये सत्य है, बिना उसके ये सब प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये बड़ा मुश्किल काम था और चूंकि संगठन की कमजोरी जो है वो कई बार भारी पड़ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने अरे मुकेश जी आप सुनो, हमारे संगठन की ताकत पर आसिफ भाई मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति के नाते लोकसभा के 25 सीटों पर एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा के चुनाव में 199 को छोड़कर एक टिकट दिया यूनुस खान का, तुष्टीकरण की नीति पर हिंदू वोटों को अपनाने के लिए, आज कांग्रेस के संगठन ने इनको बाध्य कर दिया
कि राजस्थान के 3 बड़े शहरों में जो 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसमें इनको 50 तुष्टीकरण की नीति के नाते या कैसे भी इनको मुसलमान साथियों को टिकट देने के लिए मजबूर किया कांग्रेस के संगठन ने। जिस भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है आप पर। देखिए ऐसा है आसिफ भाई, जिस भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति के नाते अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं, इस बात का जवाब है आज इनको अचानक तुष्टीकरण में वो मुसलमान भाई कैसे याद आ गए? आशीष जी बोलिए, आप बोलिए आशीष जी बोलिए आप। देखिए आसिफ भाई ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो हमने मुस्लिम समाज को कभी भी वोट का हिस्सा नहीं, ऐसा नहीं माना है कि हमने वोट की दृष्टि से उनको देखा है। हम उन्हें एक संपूर्ण समाज का हिस्सा मानते हैं और हमें लगता है जहां पर वो जिताऊ हैं, राजस्थान के 25 सीटों पर एक उम्मीदवार नहीं था क्या आपके पास में? राजस्थान की 200 विधानसभा में यूनुस खान के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं है और अचानक आपके दिल में कैसे प्रेम उमड़ गया इनके प्रति? 25 उम्मीदवार थे, 25 के 25 जीत गए। अरे जीतना हारना लोकतंत्र में होता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती की एक ही जीतेगा बाकी हारेंगे, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग को मौका दे, ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। इसी तरह से देश का विभाजन करते हैं आप, इसी तरह से विभाजन किया आपने, पहले भी किया और आगे भी करते हैं आप इस तरह से। अरे आप करते रहो, हम सत्ता के लिए नहीं पैदा हुए, हम जनता की सेवा के लिए धर्म के आधार पर मत बांटिए समाज को, मत बांटिए। आप लोगों ने बांटा है, आपको लगा कि जयपुर के नगर निगम में इनके बिना हमारी नैया चलेगी नहीं। आपने कभी कहा था कि तिवारी जी हमने कभी कहा था कि हम मुसलमानों को वार्ड में टिकट नहीं देंगे, फिर अरे वो तो दिखता है ना, कहते थोड़ी है। आप तो टोपी पहनने से मना कर देते हैं, दुपट्टा पहनने से मना कर देते हैं। आप सारा यहाँ जो कुछ है पूरा देश जानता है इस बात को। ठीक है, ठीक है राजनीति रही है तिवारी साहब। आज तिवारी जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, काफी देर से आप इंटरफेयर कर रहे हैं। आशीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं। देखिए आसिफ भाई, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर हम मतभेद नहीं कर रहे हैं। ये लोग करते हैं, ये तय करते हैं कि साहब हमको ये देना है, मुस्लिम समाज को विभाजित करना है। पहले भी समाज में इन्होंने विभाजन का काम किया है और उसका परिणाम देश ने देखा है, जो पहला विभाजन हुआ है। तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी पहले उनका जवाब पूरा हो लेने दीजिए जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए आशीष जी। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के चुनाव में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एमएलए में वहां पर तो एक टिकट भी नहीं देती है, लेकिन वार्ड पार्षद में बात करें तो बहुत सारे हमारे काउंसलर है मुस्लिम समुदाय से जीत के आते हैं। इसमें क्या बात हो गई? हमको लगता है कि जहां पे पार्टी का जिताऊ उम्मीदवार है, जो पार्टी को बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा, पार्टी उसको टिकट देती है। इसमें क्या बात हो गई? अब आप तय करेंगे कि साहब आपने लोकसभा में क्यों नहीं दिया, विधानसभा में क्यों नहीं दिया। ठीक है मुकेश जी, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की चहेतों के चक्कर में ये सारी देरी हुई है, क्योंकि वो चेहरे अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे जो दोनों ही पार्टियों ने जिनको नामांकन के लिए चुना है, ये वो चेहरे बहुत कम नजर आएंगे जो आपको सड़कों पर नजर आते थे। तो ये अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के चक्कर में ये सब देरी हुई है। निश्चित तौर पे पसंदीदा कैंडिडेट्स को लेकर के एमएलएज हैं, जो एमएलएज के प्रत्याशी रहे हैं या जो हार चुके हैं, उन लोगों की अपनी अपनी पसंद और नापसंद दोनों होती हैं। इसमें तो कोई नई बात भी नहीं है और कोई मतलब कोई अजीब सी बात भी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनोखी बात हो गई हो। और बीजेपी में भी कल रात को कई एमएलएज जो हैं वो गुलाबचंद कटारिया जी के घर पहुंचे हैं, उनकी भी नाराजगी सामने आई है। बीजेपी के ऑफिस में काफ़ी हंगामा हुआ है, ज़बरदस्त नारेबाजी हुई है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ और दूसरे नेताओं के खिलाफ। ऐसे कांग्रेस में भी हुई है, एक विधायक के खिलाफ बीजेपी के वो कांग्रेस के दफ्तर पे हुई है। उसके अलावा पूरी रात काफ़ी हंगामा चला है, कई टिकट बदली गई हैं, कई टिकट जो हैं वो अभी भी बदलने की कवायद चल रही है। ये सब चलता है, ये बहुत सामान्य बातें हैं। देखिए राजनीतिक पार्टियों को इस बात को बहुत खुलेआम से मन से स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, मनमानी होती है, पसंद और नापसंदगी होती है। लेकिन मैं आसिफ जी आपको साफ बात बताता हूं कि जिन तरीके से ये दोनों पार्टियों का, ये कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इनका जो रवैया है वो इतना सामंतीपूर्ण रहता है, इतना सामंतशाही से भरा हुआ है इनके नेताओं का और पार्टी का जो तौर तरीका है कि वो कार्यकर्ता जब टिकट की बात आती है, जब नगर निगम की, नगर परिषद के टिकटों की बात आती है, उस दिन उसको पता चलता है कि उसकी हैसियत क्या है। उसकी हैसियत एक गुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको जब चाहे, जब जो सामंत होता है वो उसको हड़का देता है, उसको भगा देता है, उसको मुर्गा बना देता है। आज ये शब्द नहीं, ये तरीका है,
ये आज की तारीख में ये तरीका है, ये बिल्कुल इसी तरह से, और उसी के नतीजे हैं जो आप ये जो विरोध देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का। तिवारी जी एक मिनट आप सुन लीजिए, जो ये कार्यकर्ताओं का जो रोष है, जो नाराजगी है, वो इसी तौर पे फिर सामने आती है, जबकि तरीके लोकतांत्रिक तरीका कोई नहीं है, किसी दोनों पार्टियों में कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, ये कुछ भी कहते रहे यहाँ बैठ के, सब बेकार की बातें, कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता है। तो जब लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाए जाते हैं, नाम और टिकट वितरण ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना है, तो ये सब होना है, ये सब होगा, ठीक है, आप टाल नहीं सकते। आशीष जी, मुकेश जी बहुत साफ शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया खाली निगम के चुनाव की बात नहीं है, एमएलए के चुनाव में भी ऐसा होता है, नाराजगी सामने आती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, और जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके लिए बाकायदा ऊपर के नेता भी जो है उसके नाम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बात को मानने में आपत्ति क्या है कि आसिफ जी होता क्या है, आप जो कह रहे हैं जी, देखिए अगर हम एक वार्ड की बात करें तो 5 से 7 कार्यकर्ता होते हैं जो कि पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, और उन सब की एक आशा होती है, ठीक है। अब 8 कैंडिडेट को पार्टी एक वार्ड से टिकट दे दे, संभव भी नहीं है, हमारी भी लिमिटेशन है, पार्टी की भी लिमिटेशन है, क्योंकि उसको टिकट किसी एक को देना है। तो उन 8 में से जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी को लगता है, जो पार्टी के आधार हैं, इन आधार पर उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उसकी जो जनता में छवि है, उसका जो काम करने का तरीका है, इन सब आधार पर पार्टी कौन उम्मीदवार जीत सकता है। ये तो बहुत फेयर तरीका है कि जब इतना सर्वे किया जाता है कि उन 8 कैंडिडेट्स के अंदर से सबसे बेस्ट कौन है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर इस बिना पे टिकट दी जाती तो कोई विरोध ही नहीं होता। यहाँ तो बात ये उठ रही है कि नाम ऊपर से आ रहे हैं, नाम जो है बड़े नेताओं की तरफ से आते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के आते हैं। बात आपकी पार्टी की नहीं है, मैं दोनों पार्टियों की कर रहा हूँ। मैं बता, आप मेरी बात सुनिए, जब होता क्या है, जब एक को टिकट मिल जाता है तो जो बाकी रेस्ट 7 हैं उनमें थोड़ा बहुत असंतुष्ट रहता है। पार्टी अपने स्तर पर उन 7 से बात करती है। हमारे यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है, जो असंतुष्ट आपको दिख रहे हैं अभी, वो 3 दिन बाद असंतुष्ट नहीं रहते हैं। मैकेनिज्म था, हम विष्णु लाटा अपने साथियों सहित हमारी पार्टी में आ गए थे। आपके मैकेनिज्म की पोल खोल रहा हूं मैं आपके यहाँ, आपके मैकेनिज्म। वो कुसुम यादव अपने सारे परिवार के साथ में पूरे रात भर धरने पे बैठे रहे। क्या ये विष्णु लाटा जी बीजेपी से ही चुनाव जीते हैं। अब आपने कौन से बल के आधार पर, धन बल के आधार पर, नहीं, आपके यहाँ जो है ना कि हम सब नहीं उन्होंने क्या किया परिवार को देख रहे हैं। वो विष्णु लाटा जी अपने मित्रों से हमारे यहाँ आ गए थे घर में। वो कैसे आए थे, और उस टाइम सत्ता आपकी थी, आपने धन बल का प्रयोग मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, ये आपका धन बल का है, सत्ता का है, ये हमको चेहरा मत दिखाओ। मध्य प्रदेश की चुनी सरकार को गिरा करके आपको विधानसभा के उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं। क्या है आपके साथ, दिक्कत क्या है? आप अपना घर संभाल नहीं पाते हो। ज्योतिरादित्य जी अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम मना क्यों करेंगे, बताइए। अगर बताओ कि हमारे राजस्थान के साथी लूट वापस हमारे साथ में आ गए, आप लोग तो वहां पर भी मजे लेना चाहते थे राजस्थान में भी। तिवारी जी, लेकिन अगर आप उनकी अनदेखी करेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो वो 2 दिन बाद फिर भागेंगे वो तिवारी जी, वो फिर भाग जाएंगे। आप उनको संभालिए, आपके यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं संभालने का। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हमारे यहाँ। क्या मैकेनिज्म नहीं है? अब आपकी सरकारें गिरी है तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है क्या उनको बचाए? आप लोगों ने गिराई है, पूरा देश जानती है, पूरी दुनिया जानती है आप लोगों का काम क्या है। चुनी सरकारों को लगातार जितना आपने गिराया है, इस आजाद हिंदुस्तान में किसने नहीं गिराया? चतुर्वेदी जी, सुनिए, आप ये बात कर रहे हैं। अब कल कमलनाथ जी का एक बयान आता है दलित महिला के प्रति, वो इनकी एमएलए थी। जो एक एमएलए बयान आया है कमलनाथ जी का, वो दलित मंत्री थी, इनके यहाँ परसों एमएलए रही है। अब आप उसके बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। ये तो आपका रवैया है दलितों के प्रति, ये तो आपका रवैया है। कमलनाथ के बयान को लेकर के गले में घंटी मत डालो आप किसी के। पूरा उत्तर प्रदेश देश की मिसाल बना हुआ दलितों के साथ में क्या हो रहा है। पंडित जी सोचो, दलितों के साथ में यूपी में क्या हो रहा है। एक बयान दे मैंने तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या कह दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो राजस्थान अपराधों में नंबर 1 है, पूरा कैपिटल बना हुआ है देश की। बात नहीं कर रहा हूं सर कहाँ आप दूसरे स्टेट पहुंच गए, और दूसरी यहाँ नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, कहाँ आप कमलनाथ और उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम की बात कर रहे हैं। सीधा सा आप दोनों जवाब दीजिए ना। और मैं तो आपसे भी कहूंगा मुकेश जी, क्या इस बात से ये दोनों ही प्रवक्ता इनकार कर सकते हैं कि जो इन्होंने मैकेनिज्म की बात की है,
सर्वे की बात की है, बेस्ट कैंडिडेट को चुनने की बात की है, क्या आप दोनों इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पसंदीदा कैंडिडेट्स को नकारा गया, उन्हें चुना गया है? क्या आप पैराशूट लैंडिंग से इनकार कर सकते हैं दोनों? सबसे पहले तिवारी जी आप जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस की तरफ से कह सकता हूं आसिफ भाई, हमारे जयपुर शहर में, कोटा में या जोधपुर में पैराशूटर एक भी कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार नहीं बना है। तो आप ये आप हो सकता है कि पसंद में आप वो खंडन करेंगे इनका, तिवारी जी का? पैराशूटर नहीं है, वो सड़क पे काम करने वाला था, कांग्रेस ने किस आधार, आसिफ जी कांग्रेस ने किस आधार पर टिकट दिया उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई पैराशूट उम्मीदवार नहीं दिया है। जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो जिताऊ है, पार्टी ने उसी को टिकट दिया है। मुकेश जी जी दोनों का ये कहना है मैकेनिज्म सर्वे कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्यों फोन करके किसी को सीधा कह रहे हैं जाके नामांकन भर के आइए? देखिए, उसका तो कारण यह है कि कांग्रेस, जैसा कि कहा गया कि सब वो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फोन करके, अब अपना तरीका है, हालांकि लिस्ट जारी नहीं करना, उसका क्या मतलब, कोई लिखित कानून तो है नहीं कि लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, नहीं तो फांसी हो जाएगी जी, आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। पार्टी का अपना तरीका है, उन्होंने फोन करके सूचना दे दी कि आ जाइए, सिंबल ले जाइए, पता तो चली गया ना जिसको टिकट मिला। जो बाकी जो टिकटार्थी थे उनको पता चली गया कि साहब फलाने जी को टिकट मिल गया है, मुझे नहीं मिला है, तो ये तो पता चलना ही था। कुल मिला के बात इतनी सी है, जो तौर तरीका अपनाया जाता है टिकटों को लेकर के, वो लोकतांत्रिक नहीं होता। ये बात भी सही है कि टिकट मांगने वाले हर वार्ड से एक से ज्यादा लोग होते हैं, टिकट एक को मिलता है तो बाकी लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है। कि साहब ये कहना कि पार्टियों का, जैसे वो बीजेपी वाले प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि साहब वो हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, लोग होते हैं, कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि साहब ये प्राधिकरण बना रखा है, ये आयोग बना रखा है, ये चुनाव में जो नाराज हो जाएंगे उनको बनाने के काम आएगा, ये फलाने के काम आएगा, ये पैसे खाने वालों को निपटाने के काम आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आदमी होते हैं, वो काम करते हैं, पार्टी के नेता होते हैं। जाने वाले हैं नतीजे किस पक्ष में जाने वाले हैं? 6 नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत आने वाला है। मैं पिछली डिबेट में भी आया था, हम काम के भरोसे चुनाव में उतर रहे हैं और पूरा में हम जोधपुर, कोटा, जयपुर में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जितना काम जनता की सुविधा के लिए किया। आशीष जी, यही दावा आपका भी है? देखिए, दावा मेरा यही है, अगर सरकार को लगता है कि वो बोर्ड बना लेते तो फिर चुनाव क्यों टाल रहे थे वो? उन्होंने 2000 पूरा साल भर टाला है। 10 तारीख को पता पड़ जाएगा कि सरकार चुनाव टाल रही थी। आपको भी कहना पड़ेगा कि इस महामारी से आदमी को बचाना जरूरी था, चुनाव करवाना जरूरी था। महामारी से टाला है, ठीक है। चुनाव टालने का कारण बिल्कुल टालने का कारण आशीष जी बिल्कुल उसके पीछे एक बहुत पुख्ता कारण है, उसको लेकर के अगर राजनीतिक तौर पे आप कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, आप महामारी के कारण नहीं टाल, महामारी के कारण तो आपने बाद में टाले चुनाव। पहले तो आपको लगा कि भाई यहाँ पे अभी जो 370 आ गया है, राम मंदिर आ गया है, पहले तो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद मामला सुलझा, फिर उसकी डेट फिक्स हुई, कोर्ट ने डायरेक्शन किए क्या मार्च तक चुनाव कराइए। आपको याद दिला देता हूँ, हाई कोर्ट के डायरेक्शन थे मार्च तक, 31 मार्च तक चुनाव करवाएंगे, अप्रैल तक। उसके बाद दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही निगम को लेकर अपने अपने मेयर की दावेदारी कर रहे हैं। अब तिवारी जी के दावे 10 नवंबर को सामने आएंगे और आशीष जी के दावे कितने सही होते हैं ये भी जो है वो 10 नवंबर को इस बात का खुलासा हो जाएगा। बाकी टिकट, नामांकन और कैंडिडेट के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। उसी रणनीति के तहत दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का चुनाव किया। असंतोष होता है, चाहे वो किसी एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो। ऐसे में पार्टी अपने असंतुष्ट लोगों से भी बात करती है, संतुष्ट करने की कोशिश करती है। अब इन नतीजों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं और जयपुर का मेयर किसे चुना जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।